वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। आपने प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है, लेकिन आज हम रिफ्रैक्शन वाला लेके आए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो होते हैं, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है और एक रिफ्रैक्शन होता है। प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम प्रकाश का अपवर्तन लेकर के आए हैं आपके सामने। याद करिए, प्रकाश के परिवर्तन में क्या होता था, जब कभी भी कोई भी लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे टकराती थी तो वो उसी मीडियम में वापस लौट आती थी। वो था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहां पे एक्चुअली में होगा क्या कि जब कभी भी कोई भी आने वाली रे किसी पॉलिश सरफेस से टकराएगी, यानी अपन बोल सकते हैं किसी भी सरफेस से टकराती है, तो वो उसी मीडियम में नहीं आएगी। वो क्या होगा कि उस मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाएगी। एक्चुअली में यहाँ पे पॉलिश सरफेस नहीं होगी, कोई पॉलिश सरफेस नहीं होती जिस प्रकार के हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता है। यहां पे क्या होता है ना, मीडियम चेंज होता है। क्या होता है? मीडियम यानी माध्यम चेंज होता है। चलिए मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, कैसे होता है, क्यों, क्या, सब चीजें बताऊंगा। आप बस ध्यान से सुनिएगा। तो एक मीडियम जब चेंज होता है, यानी जब कोई माध्यम चेंज होता है, तो क्या होता है, लाइट जो होती है ना अपने मतलब लाइट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि आपके पास एक ग्लास थी, कांच की ग्लास है, उस कांच की ग्लास में आपने पेंसिल को डाल दिया। जब आप पेंसिल को देखते हैं तो पेंसिल आपको थोड़ा सा उठी हुई दिखाई देती है। उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पेंसिल हमें थोड़ा सा उठी हुई दिखाई देती है। आप घर में हैं, घर में आप ट्राई भी कर सकते हैं। पेंसिल को डालिए पानी में, ग्लास में पानी डालिए, उसमें आप एक पेंसिल डाल दीजिए अपनी, और आप जब बाहर से देखेंगे तो आपको कैसी दिखाई देगी? आपको दिखाई देगा कि वो पेंसिल जो है थोड़ा सा उठी हुई है। कैसी है? उठी हुई दिखाई देगी। तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। अभी मैं आपको समझाता हूं, चलिए देखिए क्या होता है। जब कभी भी लाइट क्या होती है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। पहले क्या था कि जो कांच की गिलास थी उसके अंदर पानी था, पानी में क्या हुआ, वो डली हुई है हमारे पास, क्या बोलते हैं, पेंसिल डली हुई है। पेंसिल से रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, पानी से निकल करके हवा वाले माध्यम में आ रही है। पानी से निकल करके हवा वाले माध्यम में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मीडियम चेंज हुआ। पहले पानी था मीडियम लाइट का, फिर उसके बाद क्या हुआ, एयर हुआ। तो जब मीडियम चेंज होता है तो वहां आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले प्रकाश के अपवर्तन की चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट when a ray of light move from one medium to another medium, when a ray of light move from one medium to another medium, then it deviates, it's हिंदी से बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। it deviates from its path. This phenomenon is called refraction of light. हिंदी वाले लिख सकते हैं कि जब कभी भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने जो उसका इनिशियल रास्ता था, मतलब अपन बोल सकते हैं कि तो वह क्या, जब कभी भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने रास्ते से भटक जाती हैं। उनके इस भटकाव को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार आप बुक का रेफरेंस भी ले सकते हैं इसकी एक्चुअल में बुकीज लैंग्वेज में डेफिनेशन देखने के लिए। बाकी आपको समझने के लिए यही लैंग्वेज है कि जब कभी भी क्या होता है ना कि एक लाइट जो होती है वो एक मीडियम से, वन मीडियम से किसी अनदर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, वो डेविएट हो जाती है। डेविएट मतलब होता है भटकना, ठीक है। चलो डायग्राम के अनुसार मैं आपको समझाता हूं। डायग्राम में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये है, ठीक है ना। एक ये N1 वाला, ये मैं समझाऊंगा आपको N1 N2 क्या होते हैं ये सब चीजें। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली वो मैं समझाऊंगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं, चलिए बता ही देता हूं।
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक जो होता है वो हर माध्यम का, हर मीडियम का अलग अलग होता है, और उस मीडियम का अपवर्तनांक, जो किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वही हमें बताता है कि किसी भी माध्यम में स्पीड क्या है, किस माध्यम में स्पीड ज्यादा है, किस माध्यम में स्पीड कम है, रेशियो के माध्यम से। वो आगे अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको बता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम आया इसलिए बता दिया हूं कि हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं यहाँ के n1 है, यहाँ का n2 है। जब ये रे ऑफ लाइट यहां से यहां आ रही है तो क्या होता है, जैसे जाना तो उसको इधर साइड चाहिए था, जाना तो उसको इधर साइड चाहिए था, यानी कि जिस रास्ते में आ रही थी उसी रास्ते में जाना चाहिए था, लेकिन देख लो वो अपने रास्ते से भटक गई है, वो अपने रास्ते से भटक गई। यानी वही हमने क्या बोला कि एक माध्यम से जब कभी भी कोई भी रेखा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है। यहां पे भी आपने देखा कि ये रे आ रही थी, ये रेखा आ रही थी और रेखा को इधर जाना चाहिए था, लेकिन वो रेखा किधर चली गई, भटक गई, अपने रास्ते से भटक गई। वो रेखा नहीं है, मूवी वाली रेखा नहीं है, मतलब रेखा है, मतलब रे, समझ रहे हो ना बात को। तो रे आ रही थी और वो क्या हो रहा है, जा रही थी, लेकिन वो क्या हुआ, अपने रास्ते से भटक गई। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब भटकने के बाद वो इधर साइड भटक के आएगी या इसके इधर साइड भटक के जाएगी, वो चीज अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक आपको समझ में आया कि जब कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, उसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परिवर्तन में हमने देखा था कि दो नियम होते हैं, उसी प्रकार यहां प्रकाश के अपवर्तन में भी हमारे पास दो नियम होते हैं। एक नियम तो वही वाला चलता है जो वहां था। क्या था हमारे पास कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होता है, सभी क्या होते हैं, एक सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित वहां परावर्तित किरण होती थी, और जो हमारे पास वो क्या बोलते हैं, नॉर्मल, वो तीनों क्या होते थे हमारे पास, सेम प्लेन में, एक समतल, एक सेम समान तल पे होते थे, समान तल पे होते थे। तो वो चीज आप लिख लेंगे कि द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट, यहां रिफ्लेक्टेड मत लिखना, रिफ्रैक्टेड लिखना होगा, समझ रहे हो बात को। वहां रिफ्लेक्टेड, यहां रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले टेंशन मत लेना, बुक से आप देख सकते हो, एक बार बुक में आपको लिखा हुआ है, नहीं मिले तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा हिंदी में बुक से लिखोगे ना आप तो थोड़ा उसमें आपको अच्छी लैंग्वेज मिल सकती है। आपतित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण हो गई है ना, अपवर्तित किरण, परावर्तित मत बोलना, परावर्तित किरण तो वहां होती थी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण जो होती थी वो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता था, यानी परावर्तन वाले में होता था। यहां तो अपवर्तन है तो यानी अपवर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और जो नॉर्मल होता है हमारा एंड नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, मतलब कि सभी चीजें क्या होती हैं, सेम तल पर होती हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा इसका क्या होता है, इसको दूसरा जो नियम होता है, इसका जो दूसरा लॉ होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं अपन अभी, है ना। तो जो दूसरा लॉ होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लॉ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं बता नहीं सकता। दूसरे लॉ से आधी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चलती है, दूसरे लॉ की मदद से बहुत सारे जेईई मेंस और नीट के भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो दूसरा लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लॉ का नाम क्या होता है, स्नेल्स लॉ। क्या होता है, स्नेल्स लॉ। क्या होता है, स्नेल्स लॉ। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद आपको लिखना सिखाऊंगा। स्नेल्स लॉ होता क्या है, कहता क्या है। स्नेल्स लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ये वाला एग्जांपल लिया था कि रे ऑफ लाइट आ रही थी, फिर रे ऑफ लाइट आ रही थी, रे ऑफ लाइट को जाना इधर साइड चाहिए था, लेकिन रे ऑफ लाइट इधर साइड चली गई। ये n1 है, ये n2 है, ये एंगल I बन रहा होगा, तो ये एंगल R बन रहा होगा, ठीक है ना। उसके साथ वो तो डैश 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 का मतलब ये नहीं है कि रे जा रही है, डैश डैश का मतलब ये है कि यहां जाना चाहिए था लेकिन गई इधर, इसलिए एंगल R ये बन गया। तो स्नेल्स लॉ सीधा सा ये कहता है कि जहां n1 इंटू इनका साइन ले लो। कैसे, देखो ये फॉर्मूला कहता है, देखो n1 इंटू साइन I बराबर n2 इंटू साइन R, ये दोनों बराबर होते हैं।
क्या बोलता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो ऊपर साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो ऊपर साइड अपवर्तनांक है, और जो ऊपर साइड कोण है, जो ऊपर साइड एंगल है, ऊपर साइड अपवर्तनांक है, तो एंगल का साइन आई ले लो और अपवर्तनांक का मल्टीप्लाई यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या होगा? नीचे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे जो एंगल बन रहा है उसके साइन के बराबर होगा। यदि आप यहां पे n1 और n2 का रेशियो निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? n2 को नीचे भेज दीजिए, साइन r ऊपर बचा इधर साइड, और इस साइन i को इधर नीचे भेज दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी यही है स्नेल्स लॉ। मतलब स्नेल्स लॉ में आपको रेशियो शो करना है। क्या शो करना है? रेशियो शो करना है। अब लिखना कैसे? रेशियो मतलब अनुपात होता है, तो लिखना कैसे इसमें? तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स के नियम अनुसार लिखिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स के नियम अनुसार जो हमारे पास वो द साइन ऑफ, बता रहा हूं एक सेकेंड, द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल, ऐसा लिखो, द रेशियो ऑफ, ऐसा लिखो आप लोग, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल एंड साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू क्या बोला हमने? अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स के नियम के अनुसार जो R है यानी अपवर्तित कोण है उसका साइन, अपवर्तित कोण का साइन यानी रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन और इंसिडेंट एंगल का साइन का जो रेशियो होता है, रेशियो मतलब अनुपात होता है, वो इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ऐसे समझो। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं? वाले बच्चों को कैसे लिख सकते हैं कि स्नेल्स के नियम के अनुसार जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, उसमें हम परावर्तित कोण बोलते थे, इसमें क्या बोलते थे? अपवर्तित कोण, ठीक है ना। तो स्नेल्स के नियम के अनुसार अपवर्तित कोण, ये आर एंगल जो है वो अपवर्तित कोण है, तो अपवर्तित कोण का साइन और अपवर्तित कोण का साइन और आपतित कोण के साइन का अनुपात किसके बराबर होता है? लिख दीजिएगा आप, किसके बराबर होता है? अनुपात हमेशा दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। क्या लिखना है कि स्नेल्स के नियम के अनुसार जो हमारे पास अपवर्तित कोण का साइन और जो हमारे पास आपतित कोण का साइन का अनुपात जो होता है वह किसके बराबर होता है? हमारे पास दोनों माध्यम के आपतित कोणों के अनुपात के बराबर होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यही था हमारा स्नेल्स लॉ। अब चलिए कुछ और बात करते हैं, कुछ नियम की बात करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं जो हमारे पास आ सकते हैं, कुछ और कंसेप्ट्स की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे हर साल कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आप नहीं पूछेगा तो भी आपके वाइवा में पूछ लेगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। देखिए आप ये एक मीडियम को बांटने, चलिए पहले एक चीज ये पढ़ लेते हैं कि तो मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, माध्यम कितने प्रकार के। कुछ बच्चों को ना, हालांकि ये 10वीं में पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। चलिए बात कर लेते हैं माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो एक माध्यम होता है हमारे पास रेरर और एक होता है डेंसर। रेरर मतलब होता है दुर्लभ माध्यम और इसका मतलब होता है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम, ठीक है ना। रेरर दो प्रकार के मीडियम होते हैं, एक रेरर मीडियम होता है और एक कौन सा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम मतलब दुर्लभ माध्यम और सघन माध्यम डेंसर मीडियम को बोलते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि रेरर मीडियम जो होती है ना, जो होता है उसकी डेंसिटी जो होती है उसमें ज्यादा होती है। डेंसिटी क्या होगी? इसमें मोर होगी। और इसमें डेंसिटी जो होती है पार्टिकल्स की, घनत्व जो होता है हमारे पास, वो लेस होता है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एयर यानी हवा हो गई हमारे पास, और इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो वो होता है हमारे पास वाटर और ग्लास।
इनमें में से भी अगर हम वाटर की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एन जो होता है इसका 1.33 होता है। याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो कितना बोलोगे आप? अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। और ग्लास का कितना होता है हमारे पास? 1.5। कितना होता है? 1.5। और एयर का यदि आपसे पूछेगा तो आप क्या बता दोगे? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर कहलाता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा होता है, वो कौन सा कहलाता है? डेंसर। मान लीजिए कल को हवा ना दिया, केवल और केवल वाटर और ग्लास दिया, ये दो बस दे दिया, इनमें से आपसे पूछ लिया कि रेरर माध्यम आप किसको मानोगे, रेरर मीडियम आप किसको मानोगे, यानी दुर्लभ माध्यम आप किसको मानोगे? जिसका कम होगा उसको मान लेना। वाटर क्या मान लोगे? रेरर मीडियम। और ग्लास क्या मान लोगे? डेंसर मीडियम। चलो यहां तक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब वही कंसेप्ट्स की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको जानना चाहिए। चलिए देखिए, हमारे पास एक ये बन गई, मीडियम को बांटने के लिए बना दिया हमने। इसका मान लीजिए मीडियम जो है मान लीजिए N1 है, और इसका मान लीजिए N2 है। N1 को हमने बोल दिया एयर है, और N2 को हमने बोल दिया वाटर है, या फिर यहाँ पे ग्लास है। तो आपको पता चल गया, यहां से आपको क्या पता चल गया कि यदि N1 एयर है तो इसका क्या, इसे अपन बोलेंगे रेरर मीडियम, और इसे अपन क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। नहीं है समझ में? वो रेरर मीडियम हो गया और ये क्या हो गया? डेंसर मीडियम। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कोई भी रे रेरर मीडियम से कहां जा रही है? मार्कर नहीं चल रहा। कोई भी रे जो है वो कहां से कहां जा रही है? कोई भी रे कहां से कहां जा रही है? रेरर से डेंसर जा रही है, यानी दुर्लभ माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। चलो भेज देते हैं, ये रे जा रही है, जा रही है, ठीक है ना। अब हमें पता है रिफ्लेक्ट जब भी जाती है कोई भी रे, तो अपने जो सीधा उसका रास्ता, ये वाला सीधा रास्ता था उसका, तो इस रास्ते में नहीं जाएगी, हम जानते हैं भटक जाएगी। तो भटकेगी तो क्या होगा, अब ये जानना चाहते हैं। इसके पास आएगी या इससे दूर जाएगी? तो चलिए एक कंसेप्ट याद करिए मेरे साथ कि जब कभी भी कोई भी रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, यानी दुर्लभ माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो नॉर्मल के पास आ जाती है। किसके पास आ जाती है? नॉर्मल के पास। यानी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, दुर्लभ, ये रेरर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। दुर्लभ माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो हमेशा नॉर्मल के पास आ जाती है। देखो ये नॉर्मल के, ये नॉर्मल था ना, तो नॉर्मल के पास आ गई। ये एंगल आई है तो ये एंगल आर बन गया। देखो पास आ गई, कौन कैसे आ गई पास? देखो दिख रहा है ना, इसको मैंने बना दिया पास आ गई। कैसे आ गई? ये पास आ जाती है। यहां तक समझ में आया? बोलो कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना। क्या क्या लिखो, कंसेप्ट लिखो। चलिए लिखिए सभी लोग कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, लिखना जरा ध्यान से, मैं बोल रहा हूं आपको। व्हेन अ रे, पहला पॉइंट डाल के, जैसे पहला पॉइंट डाल के इसको पहले डायग्राम बनाना, और उस डायग्राम के बाद ये पॉइंट कंसेप्ट लिखना कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेरर मीडियम टू denser medium, when a ray of light move from rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal. It bends towards the normal. It bend toward the normal। मतलब हिंदी मीडियम में लिखेंगे, जब कभी भी कोई भी रेखा दुर्लभ माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह नॉर्मल की ओर झुक जाती है। नॉर्मल को हिंदी से देख लीजिएगा, आप क्या बोलते हैं? नॉर्मल की ओर क्या होती है? झुक जाती है। ये हमारा पहला नियम हो गया। क्या सीखा आपने? रेरर से डेंसर में जाने पर वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। अब इसको छोटा सा मैं एक याद करने का ट्रिक बताता हूं। देखो डेंसर मीडियम, इंग्लिश वाले याद कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे सघन माध्यम बोलते हैं, डेंसर बोलते हैं। डेंसर यानी डर आ रहा है। डेंसर से क्या आ रहा है? डर। डेंसर से डर, डेंसर से अपन बोल सकते हैं डर। तो जब कभी भी आप डरे होगे, जैसे मान लो आप जब आप डरते हो किसी चीज से, आप डरते हो तो क्या होता है? आप एकदम ऐसे हो जाते हैं। जैसे मान लो आप डर रहे हो, जैसे आप बाहर गए खेलने गए, कभी मान लो आप कभी गाड़ी चलाने गए, अब गाड़ी चलाने गए बाहर मान लो, या फिर खेलने गए कभी, तो खेलने गए तो आप डर जाओगे। मान लो कभी आपको डर लगी किसी से, तो आप क्या करोगे? डरने के बाद तुरंत आप कहां जाओगे? अपने घर के पास जाओगे, तुरंत आप घर जाओगे अपने। सिमिलरली यही होता है कि जब कभी भी कोई होता नहीं, मतलब बता रहा हूं, याद करने के लिए बता रहा हूं आपको कि रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। डेंसर में डर गया तो अपने घर के पास आएगा, यानी ये इसका घर था यदि मान लो, तो अपने घर के पास आएगी रे, इधर नहीं जाएगी। क्या होगा? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, यानी अपने घर की ओर झुक जाएगा। कब? जब वो
डेंसर मीडियम में जाएगा, यानी वो जब वो डर जाएगा, जब कोई भी रेखा डर जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। समझ गए? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि उनका जो डेंसर है ना, डी से डर आता है और डी से डेंसर आता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप भी याद रखिएगा कि हो सके तो डेंसर याद रखना, कि डेंसर बोलते हैं सघन माध्यम को। तो क्या होता है, जब कभी भी दुर्लभ माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में डर जाती है, सकेल जाती है, ऐसे ही बोल सकते हो आप। सघन माध्यम में सकेल जाना एक तरह से, तो एक तरह से वो और नॉर्मल की ओर सकेल जाती है, यानी बेंड हो जाती है। ठीक है ना, पहला पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने, ये डायग्राम भी बना लिया होगा। ठीक है ना, चलिए अब दूसरा पॉइंट इसी में देखते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या होता है, अभी हमने रेरर से डेंसर में भेजा है। क्या भेजा है? रेरर से डेंसर, यानी दुर्लभ से सघन में। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है भैया। इसका उल्टा ये हो सकता है कि ऊपर वाला जो माध्यम N1 था और नीचे वाला, इसको ऊपर जो है वो है वाटर और या फिर ग्लास, यानी ऊपर वाला अब हमारे पास वाटर या ग्लास है। किसी भी माध्यम को बोल सकते हो, आपको कोई दिक्कत उसमें वाली बात नहीं है। लेकिन आप फिर भी देखो, ऊपर क्या है हमारे पास? वाटर और ग्लास, यानी ऊपर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। यानी डेंसर को क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब पहले ही सकली रही होगी वो, है ना। अब उसको, इस रे को जाना ऐसे चाहिए था, देखो ऐसे जाना चाहिए था, नहीं ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन जो ये रे ऑफ लाइट है वो ऐसे जाने की वजह देखना क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट जाना इसको ऐसे चाहिए था। लेकिन अब सोचो, जब हमने क्या बोला था, जब वो डर जा रही थी तो क्या हो रहा था, वो नॉर्मल के पास आ रही थी, है ना, सघन माध्यम में सकेल रही थी एक तरह से अपन बोल सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि पहले डरी हुई थी, यानी पहले डेंसर मीडियम में, पहले घर में थे आप, घर से बाहर निकलते, जैसे मान लो कल को आप अपने घर में हो तो अपने पेरेंट्स के सामने हो तो आप डरे रहोगे थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही अपने पेरेंट्स के सामने से आप बाहर गए, बस हम ही हैं दादा यहाँ के, बाहर हीरो बन गए, आप हीरो बन गए, उड़ने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप, ये डेंसर यानी डरे हुए थे, और बाद में क्या होगा, जब आप रेरर मीडियम में जाएंगे तो आप घर से दूर जा रहे हैं, घर से दूर जाएंगे यानी आप फैल जाएंगे, यानी आप क्या होगा कि इधर साइड आप कहाँ, यहां आप जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम दादा बन चुके हैं, घर से बहुत दूर जा रहे हैं। यानी नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगी रे। कैसे जाएगी? नॉर्मल से दूर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले डरी हुई थी, अब डरी हुई नहीं है। यानी जब कभी भी रे क्या होती है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो इसको लिखिए सभी लोग अच्छे से, इसका पॉइंट लिखिए इसके नीचे, ये दूसरा पॉइंट है। इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ रहे थे अपन, इंपॉर्टेंट नोट ऊपर जो हमने पढ़ना चालू किया था ना ये चीजें, उसके ऊपर लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट नोट। अब इंपॉर्टेंट नोट लिखे होगे तो उसमें पहला पॉइंट वो वाला लिखे होगे अभी जो लिखाया हूं, ये दूसरा पॉइंट है। अभी और भी पॉइंट लिखाएंगे अपन। तो इंपॉर्टेंट नोट में इसमें लिखिए कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, लिखो जल्दी से, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम denser medium to rarer medium। क्या बोला मैंने? when a ray of light move from denser medium to rarer medium, it goes away from the normal, it goes away from the normal। हिंदी मीडियम में लिखे, जब कभी भी कोई भी रेखा सघन माध्यम से दुर्लभ माध्यम में जाती है तो वह नॉर्मल से दूर चली जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम कुछ तीसरे कंसेप्ट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है, किसी भी मीडियम में आपको स्पीड निकालना है, किसी भी मीडियम में आपको स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है किसी भी मीडियम में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? चलिए तो उसमें डाल लीजिए थर्ड पॉइंट। तो v ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का यदि हमें निकालना होता है तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है c/n। याद कर लो, किसी भी मीडियम में यदि स्पीड निकालना होता है तो उसका सीधा सा फॉर्मूला ये होता है c/n। c जो होती है वो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, है ना, लाइट स्पीड वैक्यूम, है ना, जो किसके बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में, ठीक है ना। और यन जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। जिस माध्यम में निकालना है उसका अपवर्तनांक पता होना चाहिए। यदि यन बराबर 1 है यानी अपवर्तनांक कितना है, 1 के बराबर है, यानी ये क्या है, हवा है।
तो n की वैल्यू 1 कर दोगे तो उस माध्यम की वैल्यू कितनी जाएगी, तो हमारे पास v बराबर क्या हो जाएगा c, और जिसकी वैल्यू जाएगी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हवा में जो स्पीड होती है लाइट की वो कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तो आप फिर इससे निकाल सकते हो किसी का n बराबर 1, अगर पानी का निकालना है तो n की वैल्यू 1.33 रख दोगे, ग्लास में निकालना है तो n की वैल्यू क्या रख दोगे 1.5 रख दोगे, और वहां से स्पीड आपको मिल जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, चलिए बताइए कि स्पीड मैक्सिमम कहां होगी, स्पीड विल मोर इन, स्पीड ज्यादा कहां होगी। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है एयर, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है ग्लास, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है ग्लास हो गया अपने पास, मान लीजिए वाटर, और ऑप्शन नंबर 4 आपके पास दिया सेम, है ना। मतलब स्पीड पूछा है आपसे, स्पीड विल मोर इन, मतलब ऐसा बोल दो। चलो स्पीड का कंपैरिजन बताओ, स्पीड कंपैरिजन, स्पीड कंपेयर करना है आपको, स्पीड कंपेयर करना है कि स्पीड किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी, ठीक है ना। तो इसको थर्ड तीन में एयर, ग्लास और वाटर, किसमें स्पीड ज्यादा है किसमें स्पीड कम है, ये चीज आपको कंपेयर करना है। यदि आपसे ये बन गया तो मान लीजिए आपसे ये मेरा बताने का ये उद्देश्य जो था वो सफल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे वाइवा में ऐसे कोई पूछ लेगा, तो कोई आपके घर में मान लो आया कल को फिजिक्स पूछने लगा तो बोल दो कि नहीं बनता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। देखो क्या होता है, आप इस फॉर्मूले को देखो, v जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, c के, और v जो है c तो सबके लिए सेम होगा, चाहे वो एयर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे वाटर हो। n की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है 1 होती है, ग्लास के लिए कितनी होती है 1.5 होती है, और इसके लिए कितनी होती है 1.33 होती है। तो v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। अगर n बढ़ेगा तो v क्या होगी, घटेगी, v क्या होगी, घटेगी। तो इनमें से n किसका ज्यादा है, ग्लास का। तो यदि n ग्लास का ज्यादा है तो स्पीड क्या होगी, इसकी सबसे कम होगी, और जिसका n सबसे कम होगा उसकी v ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, यानी स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी, एयर की होगी। फिर इसके बाद बताओ किसकी ज्यादा होगी, n इसका ज्यादा है, n सबसे ज्यादा किसका है, ग्लास का है, तो स्पीड सबसे कम किसकी होगी, ग्लास की होगी। इसका मतलब दूसरे नंबर पे आएगा वाटर, फिर सबसे कम क्या आ जाएगी हमारे पास, ग्लास। ये हमारा क्या आ गया, ऑर्डर। इस ऑर्डर को याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आप बस याद रखना है n ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, n कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। तो ये कंसेप्ट आपका तीसरा नंबर पॉइंट था। अब डालिए चौथा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट हम ना थोड़ा सा एक सिंपल कंसेप्ट है, फिर भी कभी ना कभी और चैप्टर में किसी न किसी चैप्टर में पढ़ा देता हूं मैं, फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर अभी आने वाले चैप्टर में कभी किसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा अच्छे से, लेकिन फिर भी अभी आप यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है एक्चुअली में, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है ना, ये रे ऑफ लाइट जा रही है। अब रे ऑफ लाइट ने अपना मीडियम चेंज कर लिया, जाना है इसको इधर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रे ऑफ लाइट यहाँ से ये आई, इसमें टकराई, और ये रे ऑफ लाइट यहाँ चली गई, ठीक है ना, जाना इसको इधर साइड चाहिए था लेकिन इधर चली गई। तो आपको क्या देखा कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, ठीक है ना, आवृत्ति की बात कर रहे हैं, यानी हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये मीडियम 1 है, मान लो n1 वाला है और ये n2 वाला है। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या चेंज होगी जब माध्यम चेंज होगा। देखो पहले रे यहां थी इस माध्यम में, फिर रे इस माध्यम में चली गई, यानी इसका मीडियम चेंज हो गया। तो क्या रे का मीडियम चेंज होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या नहीं होती है, कि फ्रीक्वेंसी जो यहां थी और यहां होगी वो सेम होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगी। तो जो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इन n1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन n2, यानी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, जो फ्रीक्वेंसी यहां होगी वही फ्रीक्वेंसी लाइट की यहां होगी। सीधा सा रीजन ये है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, सोर्स की वजह से आती है। किसकी वजह से, सोर्स की वजह से। सोर्स की वजह से मतलब आप ये बोल सकते हो कि सोर्स क्या है आपका, जब आप बाहर से, जब यहां से लाइट मार रहे थे तो आपने लाइट किससे मारा है, टॉर्च से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने मोबाइल के टॉर्च से लाइट को मारा, लाइट को दिया, तो जब लाइट आ रही थी तो सोर्स
इस रे के लिए भी लाइट है और इस रे के लिए भी यही लाइट है। ऐसा तो नहीं है ना कि इस वाली रे के लिए मोबाइल की टॉर्च है और इस वाली रे के लिए हमारे पास 4 व्हीलर की टॉर्च है, ऐसा नहीं है ना। हमारा मीडियम जो है वो सेम है, हम सॉरी मीडियम अलग अलग है। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम इसलिए है क्योंकि हमारा सोर्स सेम है, चाहे वो ए बी रे हो, इसको ए बी बोल दो, बी और सी। तो ए बी के लिए जो ए बी वाली रे थी उसके लिए भी हमारे मोबाइल की टॉर्च थी, और जो बीसी वाली होगी उसके लिए भी मोबाइल की ही टॉर्च थी, यानी सोर्स दोनों में सेम था। और जब तक सोर्स सेम होता है, लाइट देने वाला सोर्स सेम होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपसे कभी पूछेगा, मान लीजिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन में जब कभी कोई भी रेखा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी, क्या उसकी आवृत्ति चेंज होती है, तो अपन बोल देंगे उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा उतनी ही रहती है जितनी उसकी एक माध्यम में रहेगी। और एक फॉर्मूला भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, V बराबर होता है हमारे पास सी म्यू लैम्डा। V बराबर होता है म्यू लैम्डा। म्यू जो होता है वो हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा जो होता है हमारे पास वो होता है वेव लेंथ। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है हमारे पास आवृत्ति, और वेवलेंथ को हिंदी से बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। तो ये जो होता है, ये फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हो तो भी पढ़ लो। दो फॉर्मूला अभी आज देखे हो V के, V बराबर होता है C/N, है ना, और एक फॉर्मूला V बराबर होता है हमारे पास म्यू लैम्डा। जब कभी आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दी रहेगी तो आप V निकाल सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखाए हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल जेईई मेंस और आपके ऑब्जेक्टिव में और नीट में किया जाएगा। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला भी आप लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहें।